Assalamu alaikum wa rahmatullah. Students, a warm welcome to another lecture in thermochemistry. Today is the last lecture of thermochemistry, and in this lecture we are going to discuss bond energy and laws of thermochemistry. Okay बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेटा. व्हाट इज दैट? दैट इज बॉन्ड एनर्जी एंड लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री. सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बॉन्ड एनर्जी के बारे में. बॉन्ड एनर्जी होती क्या है? बॉन्ड एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of gaseous bonds into their constituent gaseous atoms. ठीक बेटा, तो बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि सिंपली इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ गैसुअस बॉन्ड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसुअस एटम्स, दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एनर्जी. ये बॉन्ड एनर्जी जो है, दूसरे टर्म्स में हम इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बेटा. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा BDE से. ठीक, ओके. और ये जो बॉन्ड एनर्जी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा BE. तो BE इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर बॉन्ड एनर्जी. सो यहां पर एनर्जी रिक्वायर होती है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. इट इज अ एंडोथर्मिक. बॉन्ड एनर्जी इज एंडोथर्मिक इन नेचर. तो इसका मतलब यही हुआ कि जो बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहिएगा आप लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ये ग्रेटर देन 0 होगा इसका वैल्यू. ओके, मैं आपको अगर समझाऊं बेटा, सपोज हमारे पास है Cl2, ये वाला है बेटा. ठीक, हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसको बना देते हैं Cl गैस प्लस Cl गैस. सो दिस विल बी कॉल्ड BE, यानी कि बॉन्ड एनर्जी, या जिसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहेंगे. ठीक, इसी तरह अगर आपके पास H2 है, ये गैस है, इसको ब्रेक करेंगे बेटा तो ये गैस देगा. हाइड्रोजन एटम गैसुअस स्टेट में, ये हाइड्रोजन एटम गैसुअस स्टेट में. सो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी. ओके, ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है बेटा, अगर हमारे पास पॉलीवैलेंट मॉलिक्यूल होगा, इफ वी हैव अ पॉलीवैलेंट मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, तो बॉन्ड उनमें होती है एवरेज बॉन्ड एनर्जी. सो फॉर पॉलीवैलेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड, दे possess which type of bond energy beta? Average bond energy, and this average bond energy is equal to average bond dissociation energy divided by number of bonds. ठीक, या सिंपली हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू बेटा सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ वेरियस बॉन्ड्स डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स से. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं बेटा इसको, जरा देखिए एग्जांपल से आराम से. अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे HOH है हमारे पास, इसको हमने ब्रेक किया तो ये बना देता है OH प्लस H बना देगा, ये गैस, ये भी गैस.
सपोज इसमें जो एनर्जी है इस वक्त बॉन्ड एनर्जी इसकी बॉन्ड की, तो दैट इज एक्स। ठीक, अब OH जो है बेटा ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो ये बना देगा बेटा आपको H+O। तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी है बेटा दैट इज Y। तो हम कहेंगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो होगी अब, सो दैट विल बी इक्वल टू X+Y divided by 2. So this will be called as average bond energy for a polyvalent molecule. Okay. Now अगर आपके पास कोई रिएक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है गिवन, वो दी हुई है आपके पास। तो आपको बोला जाएगा व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे आप, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बट बेटा रिएक्टेंट्स प्लस आपका माइनस आप कर देंगे, सॉरी, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको याद रख लीजिएगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी बेटा। ओके, बॉन्ड एनर्जी टिपिकली एंडोथर्मिक, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इसका होता है, और ये 1 मोल ऑफ गैसोस बॉन्ड्स को डिसोसिएट करना होता है, required to break 1 mole into their constituent gaseous atoms। और पॉलीवैलेंट मॉलिक्यूल्स में आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ वेरियस बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और जिसको मैंने एग्जांपल से समझा। अगर आपको रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालना हो, हीट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो आप बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक, सो ये आपका होगा वो वाला प्रोसीजर। ओके, नाउ लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप बेटा लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है, जरा देखिए बेटा। चलिए नजर रखिएगा बेटा, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक, ओके बेटा, चलिए लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो 2 इन नंबर होते हैं, यानी कि वो 2 लॉज है बेटा। सो वी हैव 2 लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। वन इज कॉल्ड लेवेजियर लैप्लेस लॉ। फर्स्ट लॉ इज दिस वन। सो वी हैव 2 लॉज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेवेजियर लैप्लेस लॉ एंड सेकंड वन इज कॉल्ड हेसेस लॉ। Hess's law of heat of summation। ठीक, ओके बेटा, चलिए Hess's law of heat of summation और एक लॉ है बेटा लेवेजियर लेपेस लॉ। ठीक, अब देखिए बेटा, इन दोनों लॉज जो है, ये दोनों लॉज जो है बेटा, ये हमें कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी कि हम इससे निकाल सकते हैं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बोथ द लॉज। ठीक, अब देखिए लेवेजियर लॉ क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज आपके पास C+O2 आपस में मिल रहे हैं, तो ये CO2 बना रहा है, तो हम कहेंगे इट इज डेल्टा H फॉर्मेशन हम कहेंगे, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। ये कहता है कि अगर इसका वैल्यू बेटा फॉर एग्जांपल हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू है x जूल्स।
ठीक, ओके। ये क्या कहता है कि अगर आप यही रिएक्शन उल्टी कर दोगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट करोगे C+O2 में, तो ये डेल्टा H जो अब होगा, यानी कि डिसोसिएशन जो होगा, डेल्टा H डिसोसिएशन, वो जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस बट इन अपोजिट साइन, दैट इज x जूल्स। फॉर एग्जाम्पल ये माइनस है तो ये प्लस होगा बेटा, ठीक। तो आप क्या से डिफाइन कर सकते हैं इसको बेटा? आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इसको ऐसे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द enthalpy of formation is numerically equal to enthalpy of dissociation but with opposite sign, ठीक है। so this law is called what beta? This law is called what? This law is called Lavoisier-Laplace law. This is not so much important law, but the important law in this is this one. This is a very important law, ठीक। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब यही है इस लॉ का कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं उस वक्त जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, अगर आप उसी चीज़ को तोड़ दोगे वो इसकी एंथैल्पी डिसोसिएशन होगी, लेकिन साइन जो होगी वो रिवर्स होगी, यानी कि अपोजिट साइन होगी। चलिए अब देखते हैं बेटा इसके बाद हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, ओके। Hess's law of constant heat summation, what does it states? ये क्या कहता है, इसको मैं अगर आपको समझाऊं बेटा, सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है, A gives B, B gives C, ठीक। ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, सो इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी हमारे पास, जो एंथैल्पी चेंज होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज फ्रॉम A to C। याद रख लीजिएगा इस चीज को। सो ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है इन एनी मल्टी स्टेप रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज of a reaction is always equal to the summation of the enthalpy changes of various sideways reaction। जो sideways reactions हो रही है तो कंप्लीट होने के लिए उसको जो हीट चेंज होगी, सपोज अगर ये डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है, तो ये है बेटा डेल्टा H3, तो मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डेल्टा H3 जो है वो बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। क्लियर बेटा, समझ आई मेरी बात? सो क्या कह रहा हूं मैं, दिस हेसेस लॉ जो ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है वो क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हमारे पास हो वो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही हो, जो एंथैल्पी का सम होगा यानी कि समेशन ऑफ द हीट्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, जरा देखिएगा बेटा। सो हम क्या कहेंगे, ठीक, अगर हम कहेंगे, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, कैसे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द summation of enthalpies of multi-step reactions is equal to the enthalpy of single step reaction।
ठीक, ओके, ठीक। वो उसका मतलब यही हुआ कि अगर ये रिएक्शन जो है, सपोज ये रिएक्शन हो रही है A to B, B to C, तो ये मल्टी स्टेप है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये A to C डायरेक्ट भी जा सकती है, तो उसके लिए मैं रख लूँगा डेल्टा H3। तो ये डेल्टा H3 जो होगा ये इक्वल होगा टू द समेशन ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द चेंज। ठीक है, सपोज मैं आपको ऐसे कहूँ C, ये यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, तो इसको लिखूँगा 1/2 ऑफ O2 में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर डेल्टा H1 होगा। अब ये क्या कर रहा है, ये 1/2 ऑफ O2 से फिल मिल रहा है, तो ये डेल्टा H2 है, तो ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं ना डायरेक्टली अगर हम ऑक्सीजन के साथ कार्बन को मिला देंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, तो इसको रखेंगे डेल्टा H3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे डेल्टा H3 जो है ये बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बेटा हेसेस लॉ ऑफ व्हाट बेटा, हेसेस लॉ ऑफ समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है, हीट ऑफ रिएक्शन जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसे आप बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन और जिसे आप बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको बेटा। ठीक, ये देखिएगा ये डिपेंडेंट नहीं होती है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है बेटा डज नॉट डिपेंड अपॉन, याद रख लीजिएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है बेटा। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पहली चीज पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन, बाय द रिएक्शन, रिएक्शन ने कौन सी पाथ फॉलो की है ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड होती है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन इज विच फंक्शन बेटा, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, दूसरी बात, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, कितना टाइम रिएक्शन ने लिया है, कम लिया है, ज्यादा लिया है, ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है बेटा। सो दो फैक्टर्स मैंने बोला आपको अभी कि पहला फैक्टर जो है वो क्या है बेटा, वो ये है कि ये तो पाथ फॉलोड रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। दूसरी चीज ये टाइम टेकन बाय द रिएक्शन नहीं होता है। और तीसरी चीज जो है बेटा ये क्या है कि ये डिपेंडेंट नहीं होती है ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे रिएक्शन में, इस पर भी एंथैल्पी डिपेंडेंट नहीं होती है। तो हमेशा आप याद रख लीजिएगा एंथैल्पी इन तीन चीज़ों पे कतई डिपेंडेंट नहीं होती है। एक कि ये पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, ये टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, यानी कि कितना टाइम रिएक्शन ले रही है उस पर भी डिपेंडेंट नहीं होती है। और नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स हो रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड नहीं है। सपोज आपने देखा एक स्टेप, दो स्टेप, ये तो बराबर वही है जो एक स्टेप में हो रहा है। ठीक है ना। ओके, सो याद रख लीजिएगा कि ये जो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है, ये बेटा हमें देता है व्हाट बेटा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, कि अगर एक रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो रही हो और अगर उन स्टेप्स के सम एंथैल्पीज को हम सम करेंगे वो बराबर होगा अगर ये सिंगल स्टेप में ही ये रिएक्शन हो जाती। ठीक है। और लास्ट में मैंने बोला कि हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ये इन तीन चीज़ों पे कतई डिपेंडेंट नहीं होती है। पहली चीज़ जो है बेटा, राइट, दैट इज पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन, राइट। दूसरी टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, राइट। और तीसरी जो है दैट इज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। एंड आई होप कि आपने इस सारे यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। और इसके साथ ही हमने ये थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को एंड किया। अब इंशाल्लाह हम टर्म सेकंड में आ रहे हैं अब, और वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।